हे गाइस, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास से प्रश्न पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास से जितने भी प्रश्न थे उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? आपका उत्तर हो जाएगा अल्मीड़ा। ठीक, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा, जिसकी समय सीमा है 1505 से 1509, 1505 से 1509 के बीच में आया था, उसका आगमन हुआ था। वह 1505 ईस्वी में भारत पहुंचा। 1509 ईस्वी में अल्मीड़ा से टर्की, गुजरात तथा मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित कर दीव पर अधिकार कर लिया। ठीक है, जब ये इसका आगमन हुआ 1505 ईस्वी में भारत में, उसके बाद से 1509 ईस्वी में अल्मीड़ा ने टर्की, गुजरात तथा मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित कर दीव पर अधिकार कर लिया। ठीक है, दीव पर कब्जा के बाद पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। उसने अंजदीव में किला बनवाया और पुर्तगालियों के हित में कोचीन की राजगद्दी के उत्तराधिकार की समस्या का समाधान किया। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? आपका उत्तर हो जाएगा पुर्तगाली। ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा पुर्तगाली, ऑप्शन सी। ठीक है, पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो हॉकिंस। ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा हॉकिंस। हॉकिंस ने हॉकिंस जो था उसे खान की उपाधि दी गई थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 4, इससे पहले इसके बारे में देखते हैं कि हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी तथा व्यापारी था। वह बादशाह जहांगीर के नाम इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर 1608 ईस्वी में सूरत पहुंचा। ठीक है, हॉकिंस की बात हो रही है। अप्रैल 1608 में वह आगरा में मुगल सम्राट जहांगीर से भेंट की। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब तथा फिरंगी खां अथवा इंग्लिश खान की उपाधि दी। ठीक है, 400 का मनसब तथा फिरंगी खां अथवा इंग्लिश खान की उपाधि दी। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूरत में। ठीक है, सूरत में सबसे पहले अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार 1608 ईस्वी में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडलटन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया। इसके बाद जहांगीर के शाही फरमान से अंग्रेजों ने सूरत में स्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियाँ स्थापित की। ये जो जगह दिए गए हैं इसका नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 है, किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? आपका उत्तर हो जाएगा जहांगीर के समय में। ठीक है, सर थॉमस रो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सितंबर 1615 ईस्वी में सूरत पहुंचा तथा जनवरी 1616 में वह अजमेर में मुगल शासक जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। प्रश्न नंबर 6 है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? आपका उत्तर हो जाएगा सन 1632 ईस्वी में। ठीक है, पटना डिस्ट्रिक्ट
गजेटियर इतिहास की किसी मानक पुस्तक या अन्यत्र 1632 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना का कोई प्रमाण हमें नहीं प्राप्त हो सका है, किंतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निरंतर यह प्रश्न पूछा जाता है और इसका उत्तर 1632 ईस्वी होता है। तो जब ये निरंतर पूछा जाता है तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी उसका सन क्या है, 1632 है, ठीक है। प्रश्न नंबर 6, इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 'कुछ अप्रमाणित स्रोत में यह प्राप्त होता है कि सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में 1632 ईस्वी में डच फैक्ट्री की स्थापना की। इनकी रुचि सूती वस्त्र, चीनी, सोरा, अफीम आदि से संबंधित व्यापार में थी। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? आपका उत्तर हो जाएगा अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1646 से लेकर 1648 तक ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध, जो कि 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था, का विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों, अंग्रेज व फ्रांसीसी, यही दोनों दल थे, उनमें 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन वर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तात्कालिक कारण था, ठीक है। यहाँ ये दिया गया है कि कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तात्कालिक कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अद्यार नदी पर स्थित सेंट थोमे नामक स्थान पर नवाब को पराजित किया। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। एक्सेला सौपल की संधि 1748 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया और मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया, ठीक है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध सेंट थोमे के युद्ध के लिए स्मरणीय है। प्रश्न नंबर 8 है, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? आपका उत्तर हो जाएगा फ्रांसीसी के खिलाफ। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए प्रश्नगत युद्धों का सही कालानुक्रम इस प्रकार है। अंबर युद्ध अगस्त 1949 में, मुजफ्फर जंग चंदा साहब तथा फ्रांसीसियों की संयुक्त सेनाओं ने वेल्लूर के समीप अंबर या अंबूर नामक स्थान पर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। मुजफ्फर जंग दक्कन का सूबेदार बन गया। इस उपलक्ष्य में उसने अपने हितकारी डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग के मुगल प्रदेशों का गवर्नर नियुक्त कर दिया तथा उत्तरी सरकार के कुछ जिले भी फ्रांसीसियों को दे दिए। इसके अतिरिक्त मुजफ्फर जंग की प्रार्थना पर एक फ्रेंच सेना की टुकड़ी बुत्सी के नेतृत्व में हैदराबाद में तैनात कर दी गई। ये तो था अंबर युद्ध, जो कि अगस्त 1949 में। अब प्लासी युद्ध देखते हैं 19 जून 1757 में। अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य ये युद्ध हुआ था। युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का पूरे बंगाल पर नियंत्रण हो गया। क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। बंगाल का नवाब कौन बना? मीर जाफर। किसने बनाया? क्लाइव ने, ठीक है। नवाब बनने के बाद मीर जाफर ने अंग्रेजों को उनकी सेवाओं के लिए 24 परगनों की जमींदारी से पुरस्कृत किया। उनकी सेवाओं के लिए 24 परगनों की जमींदारी से पुरस्कृत किया और क्लाइव को 2,34,000 पाउंड की निजी भेंट दी। वांडीवास युद्ध हुआ जनवरी 1760 में। किसके बीच हुआ? अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ। युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकूट ने, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। ये नाम याद रखिएगा, काउंट डी लाली फ्रांसीसी की तरफ से और अंग्रेजी सेना के तरफ से आयरकूट। ये इन दोनों के मध्य वांडीवास का युद्ध हुआ था, ठीक है। अब बक्सर का युद्ध है अक्टूबर 1764 ईस्वी में। ये हुआ था मीर कासिम, जो कि अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की
संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो, बार बार पूछा जाता है, हेक्टर मुनरो ने किया था। बक्सर के युद्ध ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी। प्रश्न नंबर 9 है निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? स्वाली के स्थान पर हराया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा थॉमस बेस्ट। 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडलटन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से यहाँ व्यापार करने की अनुमति लेने में सफल हो गया। कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया तथा सूरत में स्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया और शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियां स्थापित की। प्रश्न नंबर 10 है उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार। ठीक है, बिहार। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। प्रश्न नंबर 11 है अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो आपका उत्तर हो जाएगा बिहार। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान, सिताब राय दुर्लभ, सैयद गुलाम हुसैन। तो आपका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद रजा खान। ठीक है, मोहम्मद रजा खान। इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त 1765 के अनुसार भगोड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम ने अपने 12 अगस्त के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपया देगी तथा निजामत के व्यय के लिए 53 लाख रुपया देगी। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार न तो लेना चाहती थी और न ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान मुर्शिदाबाद, जो कि बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान तथा बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की गई। मोहम्मद रजा खान उप नाजिम के रूप में भी कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था, यद्यपि उत्तरदायित्व तो कंपनी का था। प्रश्न नंबर 13 है शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। कब प्रदान की? तो आपका उत्तर जाएगा 12 अगस्त 1765 में। इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिले। 12 अगस्त 1765 के अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए दिया जाना था तथा निजामत व्यय के लिए कंपनी को 53 लाख रुपए देना था। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा। उसे 1788 ईस्वी में अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा उसके 2 उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय, जिसकी समय सीमा है 1806 से 1837 ईस्वी, और बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857 ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रह गए। ठीक है। प्रश्न नंबर 14 है मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी चांदनी चौक से पालम, दिल्ली से बिहार, पेशावर से वाराणसी। ये प्रश्न डिलीट प्रश्न है, इसको छोड़िए। प्रश्न नंबर 15 है। प्रश्न नंबर 15 है रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से। ऑप्शन ए आपका उत्तर सही हो जाएगा। पंजाब अहमदाबाद अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, परंतु
1773 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष पर सिख मिसलों का अधिकार हो गया। उधर अफगानों के आंतरिक झगड़ों के कारण रणजीत सिंह को अपनी स्थिति दृढ़ करने का अवसर मिल गया। 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाह शुजा कौन था? अहमद शाह अब्दाली का पौत्र था, ठीक है, पौत्र था। काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली बरकजई सरदारों फतह खां और दोस्त मोहम्मद की सहायता से उसे 1809 ईस्वी में विस्थापित कर दिया तथा स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। इसी अवसर पर शाह शुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्हें कोह-ए-नूर यानी कोह-ए-नूर हीरा भेंट किया, ठीक है। प्रश्न नंबर 16 है टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई, किसको बनाई? श्रीरंगपट्टनम को बनाई, ठीक है। आपका उत्तर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया एवं यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। साथ ही उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए अरब, कुस्तुनतुनिया, आधुनिक इस्तांबुल, काबुल और मॉरिशस में अपने दूत मंडल भेजे। प्रश्न नंबर 17 है अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? आपका उत्तर हो जाएगा टीपू सुल्तान के साथ, ठीक है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 का अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 द्वारा हुआ। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कॉर्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। इसके अनुसार टीपू को अपने देश का लगभग आधा भाग अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध के हर जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देना था। श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपए नहीं देंगे तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। कॉर्नवालिस ने इसी संधि के बाद यह टिप्पणी की थी, अब हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। कौन कह रहा है? ये कोटेशन कॉर्नवालिस ने, ठीक है। प्रश्न नंबर 18 है ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? आपका उत्तर हो जाएगा कैप्टन स्लीमैन। ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी सम्मिलित थे, परंतु वास्तव में ये लोग काली, दुर्गा तथा भवानी की पूजा करते थे तथा प्रायः अपने शिकार का सिर काटकर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। उन्हें विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि का विधान है तथा उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग्य में उसी प्रकार लिखी होती थी। सती प्रथा के प्रश्न पर जो कुछ मतभेद था, किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया। उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया। अनेक ठगों को फांसी दे दी गई, शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। सन 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। प्रश्न नंबर 19 है बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? आपका उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा द्विशासन प्रणाली लागू की गई। द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय में 1765 ईस्वी में हुई थी। वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद एवं उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले लें। वॉरेन हेस्टिंग्स ने दोनों उप दीवानों मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय को पदच्युत कर दिया। प्रश्न नंबर 20 है द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा सर लियोनिन कर्टिस, ठीक है, सर लियोनिन कर्टिस द्वैध शासन का जनक माना जाता है। सर लियोनिन कर्टिस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। इसमें दीवानी और विरासत यानी कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी अलग कर दी गई थी, ठीक है। प्रश्न नंबर 21 है
भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड डलहौजी, उसके द्वारा किया गया। प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बम्बई से थाड़े, ये भी पूछता है कहाँ से कहाँ, तो बम्बई से थाड़े के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई थी। दूसरी रेलवे लाइन 1854 ईस्वी में कलकत्ता से रानीगंज के बीच बिछाई गई, ठीक है। पहली बम्बई से थाड़े और दूसरी कलकत्ता से रानीगंज। प्रश्न नंबर 22 है, मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? आपका उत्तर हो जाएगा बकास्त भूमि की वापसी की मांग। बकास्त भूमि की वापसी की मांग थी, जिसके कारण मुंगेर का बरहिया विरोध हुआ था। मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य बकास्त भूमि की वापसी की मांग थी। यह आंदोलन वर्ष 1936 से लेकर 1938 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया था। प्रश्न नंबर 23 से 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड केनिंग। लॉर्ड केनिंग 1857 में भारत का गवर्नर जनरल था, ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग 1856 से लेकर 1862 तक के समय में था। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था, ठीक है। प्रश्न नंबर 24 है, अंग्रेजी भारतीय सेना ने चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? आपका उत्तर हो जाएगा दिसंबर 1856 में, ठीक है। दिसंबर 1856 में। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निश्चय किया। इस राइफलों में दमदम, अंबाला और सियालकोट में बने चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग किया जाना था, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी, ठीक है। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपर भाग को मुंह से काटना पड़ता था। सन 1857 में बंगाल सेवा में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी है, लेकिन अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया। किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को नष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है, और यही कारतूस 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बन गया, ठीक है। यही जो कारतूस था 1857 का विद्रोह इसी के कारण हुआ। प्रश्न नंबर 25 है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? आपका उत्तर हो जाएगा बाबू कुंवर सिंह। बाबू कुंवर सिंह ने बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, ठीक है। 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के आरा जिले से संबंधित थे। जब उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद किया, प्रकृति ने उन्हें अदम्य शौर्य, वीरता और सेनानायक के आदर्श गुणों से मंडित किया था। इसी कारण उन्हें सही रूप में विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना जाता है। उन्होंने शाहाबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट दिया और अपनी सरकार स्थापित की। वह कानपुर पर संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहब की मदद हेतु कालपी की ओर आगे बढ़े। वह विद्रोह की मसाल को रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा और लखनऊ तक ले गए, जहां उनका अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया। अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने अपने गृहनगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया। इसी युद्ध के दौरान कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हो गए और 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा, ठीक है। प्रश्न नंबर 26 है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बाबू कुंवर सिंह ने, ठीक है, बाबू कुंवर सिंह ने। प्रश्न नंबर 27 है, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो आपका वही उत्तर हो जाएगा बाबू कुंवर सिंह, ठीक है। प्रश्न नंबर 28 है, कुंवर सिंह राजा थे, कहाँ के राजा थे? तो जगदीशपुर के राजा थे। बिहार के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर ग्राम में
1782 में जन्मे कुंवर सिंह ने जगदीशपुर की जमींदारी संभाली थी। जगदीशपुर से उन्होंने ही 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई। 1857 के विद्रोह के समय इनके अदम्य साहस, वीरता और कुशल के सेना नायकत्व के कारण इन्हें बिहार का सिंह कहा गया। ये नाम याद रखिएगा, बिहार का सिंह कहा गया। प्रश्न नंबर 29 है, 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा जगदीशपुर। अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 30 है, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो आपका उत्तर हो जाएगा आरा, ठीक है। किस जगह शामिल हुए? आरा में शामिल हुए। 25 जुलाई 1857 को दानापुर में सैनिकों की 3 रेजिमेंटों ने विद्रोह कर दिया। 26 जुलाई को ये सैनिक आरा पहुंचे। यहाँ कुंवर सिंह ने इनका नेतृत्व स्वीकार किया, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर बिहार लोक सेवा आयोग ने पटना माना है, जबकि सही उत्तर आरा होना चाहिए। प्रश्न नंबर 31 है, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? नाना साहेब कानपुर, बेगम हजरत महल लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से और बेगम जीनत महल दिल्ली से। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है, क्योंकि इन सभी लोगों ने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक कारणों के फलस्वरूप 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ। लखनऊ में इस विद्रोह का प्रारंभ जून 1857 में हुआ। यहाँ पर इस विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब के द्वारा तथा फैजाबाद में इस विद्रोह को नेतृत्व मौलवी अहमदुल्लाह ने किया था, जबकि बहादुर शाह जफर जो अंतिम मुगल बादशाह थे, उनकी पत्नी बेगम जीनत महल ने अप्रत्यक्ष रूप से इस विद्रोह में भाग लिया था। इस प्रकार दिए गए प्रश्न के सभी विकल्पों में से सबसे उचित उत्तर विकल्प ई होगा। प्रश्न नंबर 32 है, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा राजपूत कुंवर सिंह। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। पटना बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। उनकी जमींदारी कंपनी की नीतियों के कारण छिन गई थी। उन्होंने भी अपने रोष की अभिव्यक्ति विद्रोह में कर दी। प्रश्न नंबर 33 है, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। आपका उत्तर हो जाएगा जगदीशपुर, क्योंकि यहीं के रहने वाले थे बाबू कुंवर सिंह, ठीक है। बिहार में 1857 के विद्रोह का केंद्र जगदीशपुर था, जहां जमींदार कुंवर सिंह ने नेतृत्व संभाला और शाहाबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलटकर अपनी सरकार स्थापित की। बिहार के विद्रोह को पटना डिवीजन कमिश्नरी के कमिश्नर विलियम टेलर और बंगाल गोलंदाज फौज के मेजर विंसेंट आयर द्वारा दबा दिया गया था, ठीक है। प्रश्न नंबर 34 है, जगदीशपुर के राजा थे, कौन थे? तो कुंवर सिंह, ठीक है, कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह बिहार में आरा जिले के जगदीशपुर ग्राम के जमींदार थे, जिन्होंने वृद्धावस्था में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का बिगुल बजाया। विद्रोह के दौरान उन्हें बिहार का सिंह कहा गया। अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं। प्रश्न नंबर 35 है, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा बिहार से, ठीक है, बिहार से। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व आरा की विशाल रियासत के वृद्ध राजपूत जमींदार कुंवर सिंह ने किया था, जो शीघ्र ही पटना के समीप दानापुर, छोटा नागपुर, रांची, पलामू आदि सहित बिहार के कई भागों में फैल गया। कुंवर सिंह ने लंबे समय तक बहादुरी और उत्साहपूर्वक अंग्रेजों से संघर्ष किया और लगभग 10 माह लंबी सफल लड़ाइयों के बाद युद्ध में प्राप्त घावों के कारण 26 अप्रैल 1858 को शहीद हो गए। प्रश्न नंबर 35 हो गया। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो आपका उत्तर हो जाएगा बाबू कुंवर सिंह, ठीक है, कुंवर सिंह जगदीशपुर के रहने वाले थे, ठीक है। प्रश्न नंबर 37 है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो आपका उत्तर हो जाएगा कुंवर सिंह। प्रश्न नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था?
तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्लाह शाह। ठीक है, मौलवी अहमदुल्लाह शाह। मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने फैजाबाद में विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः तमिलनाडु में अरकाट के रहने वाले थे, पर वह फैजाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। ये इतना कोटेशन दे के पूछ सकता है किसने कहा, तो ये बात कहा है मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने। ठीक है, इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक। ठीक है, ये कहा है अंग्रेजों ने मौलवी अहमदुल्लाह शाह के बारे में। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। ठीक है, प्रश्न नंबर 39 है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? आपका उत्तर हो जाएगा गालिब ने। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो गालिब ने देखा था। 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। प्रश्न नंबर 40 है निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा अधिकारियों की अक्षमता। ठीक है, अधिकारियों की अक्षमता। अंग्रेज अधिकारियों की अक्षमता ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। इन्हीं अधिकारियों की योग्यता के बल पर अंग्रेजी हुकूमत ने लगभग 90 वर्षों में पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। इसके अतिरिक्त अन्य सभी कारण सिपाहियों को विद्रोही बनाने में सहायक थे। तो इस तरह से हम लोगों ने 40 प्रश्न आज का कर लिए। ठीक है, जैसा कि हम लोग हर क्लास में पढ़ते हैं जीएस के 40 प्रश्न, उस हिसाब से हम लोग इस क्लास में 40 प्रश्न पढ़ लिए। अब आगे हम जो पढ़ने वाले हैं वो 41 से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा और ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।